हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं इस लेक्चर में ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि उसका बहुत यूज है इस चैप्टर में। ठीक है। तो जिसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं आता है वो बस उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उनको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो बिगनर्स हैं वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। ठीक है। और बाकी सबके लिए तो जो भी जिनको आता है उनके लिए और अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन में हमें तीन टाइप की सिमेट्री पढ़नी है: मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, डायगोनल सिमेट्री। तीन टाइप की: मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, डायगोनल सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है और डायगोनल सिमेट्री क्या होती है, ये सब चीज़ें बस वीडियो में अपने आप आपको मैं बताते जाऊंगा जब जब जो आएगा। तो अभी सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मिरर सिमेट्री। ठीक है। देखिए मिरर सिमेट्री क्या होता है। सपोज आपके सामने स्ट्रक्चर है, ए साइड से अगर आप इस साइड से देखते हैं, इस साइड से, और बी साइड से भी देखते हैं इधर से, तो दोनों साइड से आप देखेंगे आपको एक ही जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इधर से भी झांक के देखेंगे तब भी ऐसा, उधर से भी देखेंगे तब भी वैसा। ठीक है। तो दोनों साइड से एक जैसा स्ट्रक्चर है। इसी चीज को अगर मैं ये कह दूं कि ए और बी की ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसको अगर मैं क्या करूं, एक इसके बीचों बीच मैंने एक इमेजरी लाइन ऐसे खींच दी, इसको बोल दिया मिरर है। तो मिरर हो जाने की वजह से क्या होगा, देखिए जैसा इधर स्ट्रक्चर है वैसा एज इट इज मिरर इधर भी आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। तो इसी चीज को बोलते हैं मिरर सिमेट्री। अब ड्यू टू दिस सिमेट्री, अगर जितना करंट इसमें इधर आएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे आइडेंटिकल हैं। जितना इधर करंट जाएगा उतना इधर करंट आएगा। अब देखिए ये जो I1 करंट है ये इधर गया गया गया, इधर I1 आया। अब इसको ये I1 है, इधर I1 तो ये भी I1, तो ये भी I1 होगा। अब ये I1 क्या बोलेगा, मैं तो इधर इधर कहीं नहीं जा सकता, जंक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पे ब्रांच है, तब भी I1 बोलेगा मैं इधर इधर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे सीधे जाना है। क्यों सीधे जाना है, क्योंकि I1 इधर है, तो पूरा का पूरा करंट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। अब यहां से जो I2 जा रहा है यहां गया, यहाँ I2 पहुंचने का तो बोलेगा अच्छा मेरे पास दो रास्ता है, ये बोलेगा ठीक है चलो चले जाते हैं। तो I2 कुछ इसमें बढ़ जाएगा, कुछ इसमें बढ़ जाएगा। अब ड्यू टू दिस सिमेट्री जितना करंट इधर से आएगा उतना इधर से, और जितना करंट इसमें ऐसे घुसा उतना ही करंट इसको यहाँ से आना है। मिरर है ये दोनों, आर आर एक दूसरे के। अब जरा देखिए ये वाला करंट जितना इधर है उतना इधर होना, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो भी करंट ऐसे आएगा ये चुपचाप इसमें चला जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना जाना है, क्योंकि मिरर सिमेट्री जैसा है ये है वैसा ये दोनों आइडेंटिकल, इसलिए जितना करंट इसमें आएगा उतना इसमें करंट जाएगा। ठीक। अब इस आइडेंटिटी की वजह से क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ये करंट पूरा इधर इसमें चला जाएगा, और इधर वाला करंट क्या था, सीधा निकल जाएगा। यानी कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस जंक्शन पे जो भी आपको वी शेप ये ब्रांचिंग है जो भी दिख रहा है इसका कोई काम नहीं है। इस चीज को अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर देता तब भी इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये अपना करंट सीधा इसमें चला जा रहा है, इधर वाला करंट पूरा अपने इसमें चला जा रहा है। मेरी बात समझ गए। क्लियर है। इस करंट को अपने इस स्ट्रेट पाथ से मतलब है, और इस वाले करंट को अपने इस वी पाथ से मतलब है। ये वाला करंट इधर नहीं जाएगा, इधर वाला करंट ऊपर नहीं जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इस जंक्शन पे ये जो ब्रांचिंग है इस ब्रांचिंग का कोई यूज नहीं रह जाएगा, सारा का सारा करंट ऐसे इधर चलाएगा, ये वाला करंट इधर आ जाएगा। ठीक है। तो इस ब्रांचिंग को इसलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो। जब भाई कांटेक्ट में है और उस कांटेक्ट में रहने का कोई फायदा उठा नहीं पा रहा तो उस कांटेक्ट को छुड़ा दो। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर चले जाओ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखिए। ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बना सकता हूं। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनते ही क्या हो जाएगा, ये आर आर सीरीज में हो जाएगा, ये आर और आर सीरीज में, तो सीरीज आर आर का 2R और 2R और ये आर फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 2R/3। ठीक है। और ये 2R/3 प्लस आर तो हो जाएगा 8R/3, यानी इन पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट। ध्यान से फिर से रिपीट करता हूं, ये आर आर दोनों सीरीज में तो 2R होगा, फिर ये 2R और R ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2R और R का R पैरेलल, 2R और R का पैरेलल 2R/3, फिर 2R/3 और R ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में होने का ये टोटल आ जाएगा 8R/3। ठीक। 8R/3 और नीचे ये आर क्या हो जाएगा 2R, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या आंसर 8R/7। ठीक है। क्लियर है। मुझे सीरीज पैरेलल यहाँ पे सारे के सारे क्या है, कैलकुलेशन सीरीज पैरेलल के, मुझे सिर्फ मतलब किस चीज से था, इस चीज से था। क्या था कि हाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है। ठीक है। तो कुल मिला के जितनी भी सिमेट्री होती है वो सारे के सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व होते हैं। जितनी भी सिमेट्री होती है किस चीज से सॉल्व होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है। अब ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, वो धीरे धीरे क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्लियर होता जाएगा। अभी तक कोई डाउट, चलिए आगे देखते हैं, क्लियर करते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल
पिछले क्वेश्चन में क्या था, बस ये ऊपर ऐसा था, अब इसमें क्या है, मैंने इसको डबल कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब जरा देखिए ए साइड से देखेंगे तो आपको जैसा इधर से वैसा इधर से है, ठीक, क्लियर है। अब इसमें देखिए दो टाइप की सिमेट्री दिख रही है। एक, अगर मैं इस मिड पॉइंट को ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो जैसा इधर है वैसा इधर है, तो मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है, ए और बी जो टर्मिनल के क्रॉस पूछे उस लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, तो उसके इधर जैसा है और वैसा अगर उधर ही स्ट्रक्चर है तो मिरर सिमेट्री है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये जो ए बी लाइन है इसके ऊपर जैसा स्ट्रक्चर है वैसा इसके नीचे भी स्ट्रक्चर है, देखिए जैसा ऊपर वैसा नीचे, यानी ये डबल सिमेट्रिकल है। क्या है ये, डबल सिमेट्रिकल है। डबल सिमेट्रिकल मतलब आपका देखिए इस वर्टिकल सॉरी इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर और इधर भी एक जैसा और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इधर इधर भी एक जैसा, ठीक है। तो सिमेट्री से मुझे मतलब नहीं, सिंपली मिरर सिमेट्री। क्यों मिरर सिमेट्री, क्योंकि मिरर सिमेट्री का एक ही चीज है, लाइन ज्वाइनिंग टर्मिनल से मिड पॉइंट से आप अगर एक लाइन खींचते हैं इमेजिनरी तो दोनों साइड अगर स्ट्रक्चर सेम है तो आपको मिरर सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए मान ली इधर करंट गया I1, इधर करंट गया I2 और इधर करंट गया I3। ये I3 बोलना गलत है, इसको मुझे I1 ही बोलना है। क्यों I1 बोलना है, क्यों, क्योंकि जैसा ऊपर स्ट्रक्चर वैसा नीचे, अप साइड जैसा स्ट्रक्चर डाउन साइड भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर मैं इसको बोलूंगा I1 तो ये भी बोलेगा मैं भी I1 जाऊंगा, और सही बात है, गलत नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2। अब जरा देखिए इधर I2 तो इधर भी I2 आना है, इधर ऊपर गया I1 तो उधर से I1 आना है, इधर I1 गया तो इधर से भी क्या आना है I1, ठीक, I1 या I3 मैंने गलती से लिख दिया I1, ठीक है। अब देखिए इस जंक्शन पे क्या होगा, ये I2 तो ये भी I2 होगा, ये I2 तो ये भी I2 होगा, तो ये I2 बोलेगा मैं सीधा जाऊंगा, सही बात है, इसको दिख ही रहा, जब इधर I2 होना इधर भी I2 तो करंट सीधा चला जाएगा। अब सेम यहाँ पे क्या होगा, ये I1 जब यहाँ पहुंचेगा इसके पास दो पाथ है, एक इधर और एक इधर, तो जितना करंट इधर आएगा मतलब इतना इधर ही जाना है, जितना इधर आएगा उतना इधर जाना है, ड्यू टू मिरर सिमेट्री, जितना इधर आएगा उतना ऊपर जाना है, यानी ये पूरा का पूरा करंट ऐसे इधर चला जाएगा, ठीक। अब जब ये करंट पूरा का पूरा इधर ही चलाएगा तो इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रहने को कोई बात ही नहीं, इसको आप ऊपर बना सकते हैं। और सेम चीज यहाँ पे ये पूरा का पूरा करंट इसमें चलाएगा, यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं, इसको आप थोड़ा दूर बना सकते हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर को आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब बस कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ठीक। अब उसके बाद क्या, इन दोनों का सीरीज के साथ ये पैरेलल, ठीक, उसी तरह इन दोनों के सीरीज के साथ ये वाला पैरेलल, फिर इन तीनों का इस पूरे का इक्विवेलेंट, इस पूरे का इक्विवेलेंट और ये आर आर का इक्विवेलेंट, ये तीनों के तीनों जब सॉल्व करेंगे तो पूरा क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ये आर आर, ये वाला आर, ये वाला आर, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सीरीज के बाद इसके साथ पैरेलल में, तो उसको सॉल्व कर लोगे तो आएगा 2r/3। सेम यही चीज नीचे है तो इसको ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये तीनों आपस में सीरीज में, ये तीनों आपस में सीरीज में, फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8r/3, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8r/3, और फिर 8r/3 2r और 8r/3 आपस में किस में, पैरेलल में, तो जब उसको सब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4r/5। सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे मतलब नहीं है सीरीज पैरेलल, अब ध्यान से देखिए, मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में कह दिया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। मेरा काम था यहाँ पे इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को इस सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट होने के बाद ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सीरीज पैरेलल हो गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अगर मैं मिड पॉइंट से एक मिरर लाइन खींचूं तो जैसा इधर स्ट्रक्चर है वैसा इधर स्ट्रक्चर है, ठीक। इसी चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करता हूं। इस वाले लाइन को, जंक्शन को मैं इधर थोड़ा खिसका सकता हूं, और इस जंक्शन को मैं थोड़ा इधर खिसका के इसको सीधा कर सकता हूं। और ये वाला स्ट्रक्चर को अगर मैं बोलूं ऐसे, ये वाला आर है, ये वाला आर हो गया, ये वाला आर, ये वाला आर हो गया, और इसको जो मैंने सीधा किया था वो ये हो गया, ये आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये आर 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 आर, और इसको अगर मैं सीधा कर दूं तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी आपको क्या दिखा, आर 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 और ये भी आर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसा बना दिया, मेरी मर्जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सिमेट्री। ये भी सिमेट्रिकल आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ और चीज बोलना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट किया है। अब जरा देखिए यहां भी वही चीज है, पीछे वाला, अगर ए बी लाइन को मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो इसके ऊपर जैसा स्ट्रक्चर वैसे डाउन साइड स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अप साइड स्ट्रक्चर डाउन साइड स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है, यानी कि ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर अगर आई जा रहा है तो इधर भी कितना जाएगा, आई ही जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जब ये इधर आई गया और इधर भी आएगा, अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ठीक। अब जरा देखिए करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है तो कितना घटेगा, आई आर। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, कितना घटेगा, आई आर, ठीक। अब अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को अगर मैंने बोला सी है तो ये भी पॉइंट सी ही होगा, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट का पोटेंशियल आप क्या ले सकते हैं, इसका अगर पोटेंशियल ए है,
ठीक है। तो ए में से माइनस आई आर करेंगे तब तो वीसी मिलेगा, उसी तरह यहाँ के लिए ए में से माइनस आई आर करेंगे तो वीसी मिलेगा। तो दोनों ही केस में सेम रजिस्टर और सेम करंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी तो दोनों में सेम होगा, यानी कि जितना यहाँ का पोटेंशियल उतना यहाँ का पोटेंशियल। अब जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब करंट जीरो, और करंट जीरो मतलब जिस रजिस्टर से करंट जीरो हो जाए उस रजिस्टर का मुझे कोई काम नहीं, मतलब इस रजिस्टर का कोई काम नहीं, इसको निकाल के फेंक दीजिए। और ड्यू टू मिरर सिमेट्री जैसा इधर होगा वैसा इधर, मतलब इसको भी आपको निकाल के फेंक देना होगा, यानी ये पूरा का पूरा करंट इससे सीधा चला जाएगा, ये पूरा का पूरा करंट इससे सीधा चला जाएगा, इन दोनों रजिस्टर का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को फिर ऐसे बना सकते हैं, ये मेरा ए हुआ, ये मेरा बी हुआ, देखिए आर आर आर, तो ये आर 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 आर, ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने, ये दोनों रजिस्टर निकाल के मैंने फेंक दिया। ठीक, अब देखिए ये आर आर तीनों सीरीज में तो 3R, ये भी आर आर सीरीज में तो 3R, और आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, आर ए बी कितना आ जाएगा 3R और 3R मतलब 3R/2। ओके, चलिए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। इस पे देखिए जरा, जैसा इधर से देखने में वैसा इधर से देखने पे, ठीक ऐसे भी कह सकते हैं। इसके मिड पॉइंट पे मैंने अगर लाइन खींचा तो क्या होगा, जैसा इधर स्ट्रक्चर वैसा इधर स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए, इधर से करंट मान लीजिए I1, इधर से गया I2, तो इधर से भी जाएगा I2। क्यों I2, क्योंकि सिंपल अप साइड जैसा स्ट्रक्चर डाउन साइड भी वैसा ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो I2 अगर इधर गया तो पूरा का पूरा I2 इधर जाएगा, इधर भी I2 जाएगा, इधर I1 जाएगा। अब जरा देखिए, I2 जा रहा है इधर और इधर भी I2 है, मतलब ये पूरा का पूरा I2 ऐसे चला गया, ये पूरा का पूरा I1 ऐसे चला गया, और ये पूरा का पूरा I2 ऐसे चला गया, मतलब इस R और इस R से कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसका कोई काम ही नहीं, जब इसका कोई काम नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, इसको निकाल के फेंक दीजिए। जब निकाल के फेंक देंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये A हुआ, ये B हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, R R R R R R, ये दोनों रजिस्टर में निकाल के फेंक दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये R किस में, सीरीज में, RR सीरीज RR सीरीज RR सीरीज, मतलब 2R 2R 2R, मतलब 2R 2R क्या है, तीनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट 2R/3। मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, अगर सेम रजिस्टर हो जैसे 2R 2R 2R, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है R/n, मतलब जितने नंबर ऑफ रजिस्टर है वो n है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R। तो अगर यहाँ पे R है तो रेजिस्टेंस कितना हो 2R, यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R, और कितने टोटल रजिस्टर हैं 1 2 3, तो सिंपल नेट रेजिस्टेंस 2R/3। ये सीरीज पहले मैंने डिस्कस किया था। ओके, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए सेम, अगर अब तो आप इतना सीख ही गए होंगे, जहां जहां जंक्शन उसको छुड़वा देना है। ए बी लाइन ज्वाइनिंग है, ध्यान सुनिएगा, लाइन ज्वाइनिंग ए बी के बीच में जितने ये वी जंक्शन होते हैं उसको छुड़वा दिया जाता है, मतलब वहां से कॉन्टेक्ट छोड़ के थोड़ा ऊपर ऊपर बना दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसा। ठीक, अभी पूरा के पूरे को मैंने डिस्कस पीछे ही किया ही था ना, कि जितना करंट मान ली कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया, अब ये करंट जो इधर गया वो ऑब्वियस इधर जाएगा, अब कुछ इसमें बटेगा कुछ इसमें बटेगा, तो जितना इधर गया मतलब उतना इधर से आना चाहिए, और जितना इधर गया वो पूरा इधर आना चाहिए, यानी कि ये पूरा का पूरा करंट इसमें से चला जाएगा, ये पूरा का पूरा करंट ऐसे जाएगा। और सेम ही चीज़ यहाँ पे, यहाँ से जो करंट जाएगा वो पूरा का पूरा ऐसे जाएगा, और ये वाला ऐसे जाते ऐसे हो जाएगा। इसलिए इस जंक्शन पे मिले ना मिले कोई काम नहीं, इसको आप दूर दूर बना के लिख दीजिए, तो इसको मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, इतने देर में तो आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या क्या करना है ऐसे स्ट्रक्चर को। अब जब ये करना तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज क्या हो जाएगा R R 2R, ये भी 2R 2R, तो 2R 2R फिर पैरेलल, तो 2R 2R का पैरेलल क्या हो जाएगा R। उसी तरह यहाँ पे R R 2R R R 2R फिर इसका पैरेलल R, तो क्या हो जाएगा, फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो R R R R R R, तो ये कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट 3R 3R, मतलब कि 3R/2 इक्विवेलेंट आ गया 3R/2। ओके, कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है, क्लियर है ना। और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे अभी मिरर सिमेट्री क्या करना है, ए बी के लाइन ज्वाइनिंग एक परपेंडिकुलर से लाइन खींचिए, अगर जैसा इधर वैसा इधर, मतलब मिरर सिमेट्री। ठीक है, इसको देखिए, ए साइड और बी साइड के बीचों बीच आप अगर एक लाइन खींचते हैं ऐसा 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 ऐसा, इस 4R को मैं बीच में बना सकता हूं, तो जैसा इधर स्ट्रक्चर वैसा इधर भी स्ट्रक्चर है। ठीक, अब जरा देखिए क्या होगा, इधर जो करंट आएगा वही यहाँ करंट जाएगा, इधर जो करंट जाएगा वो इधर से आएगा, इधर जो जाएगा वो इधर से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखिए, ये करंट कुछ यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से करंट दो जगह कटेगा, इधर और इधर, तो इधर वाला करंट एज इट इज़ इधर, और इधर जो करंट होगा वो इधर चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा करंट ऐसे भागेगा, ये वाला ऐसे भागेगा। सेम यही करंट का दो पार्ट होगा, एक इधर और एक इधर। ठीक, एक इधर और एक इधर,
ठीक। अब ड्यू टू मिरर सिमेट्री, ध्यान से देखिए, ड्यू टू मिरर सिमेट्री जितना करंट ये आ रहा है उतना करंट यहाँ पे होना चाहिए, और जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे, और जितना ये है उतना तो ऑब्वियस यही रहेगा। अब जरा देखिए जो करंट ये जाएगा वो पूरा का पूरा घूम के इसमें आ जाएगा, और जो करंट ये जाएगा सीधे जाएगा, फिर दोनों मिलके फिर से एज इट इज ये हो जाएंगे। अब नीचे वाले सेक्शन को देखिए, इसको अगर यहां से करंट क्या होता है, अब जरा देखिए, ये जितना करंट है उतना ये भी करंट है, ठीक। अब जितना ये करंट है उतना ये भी करंट है। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, हाँ ये इधर से जो भी करंट आ रहा है ये पूरा का पूरा इधर और इधर जा रहा है। इधर से अगर जो भी करंट आ रहा है वो बोलेगा मैं इधर और इधर जा सकता हूं, ठीक। अब देखो ये क्या बोलेगा, ये जैसे ही करंट इसमें जाएगा तो करंट जाके इसमें क्या करेगा, इन दोनों को डिस्टर्ब कर देगा, इन दोनों का करंट कुछ बढ़ा देगा, तो इधर एज इट इज नहीं रह जाएगा। तो ये वाला करंट क्या बोलेगा, मैं चुपचाप सीधा होते हुए ऐसे 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 इसमें से निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं पूरा यहां से घुसूंगा, ऐसे सीधा होते 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 यहां से निकल जाऊंगा, ठीक। क्लियर है। यानी कि अपर स्ट्रक्चर के लिए देखें तो सारा करंट इधर ही रहेगा, नीचे वाले के देखें तो सारा करंट सीधे ऐसे भाग गया, यानी इस आर और इस आर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। जब फ्लो ही नहीं करेगा तो इसका कोई काम नहीं, तो इसको निकाल के आप क्या करिए, फेंक दीजिए। जब फेंक देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। अब अगर बन जाएगा तो अब समझ जाइए, यहाँ कॉन्टैक्ट ये इसी में घूम गया, ये इसी में घूम गया, मतलब कॉन्टैक्ट छुड़वा के ऐसा ऐसा बनवा दीजिए। तो ये 2R 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 आर आर, ये भी आर आर, इन दोनों को निकाल दिया मैंने इसलिए हट गया पूरा। अब जरा देखिए, ये आर आर 2R हो जाएगा, फिर 2R का पैरेलल क्या बचेगा, आर, और फिर आर ये इसका इक्विवेलेंट आर आया, ये R/2 सीरीज में, तो R/2 आर और R + R 2R, ठीक है। ये 2R सीरीज में 4R, और 4R का पैरेलल 2R, और 2R + R कितना आएगा, 4R। अब जरा देखिए, ये 2R ये R ये R, तो कितना आ जाएगा 4R, तो 4R और 2R का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आएगा R। क्लियर है, कोई दिक्कत, गुड। चलिए शुरू करते फिर, देखिए होप कि आप कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। अब छठवां स्ट्रक्चर देखिए, अभी भी वही चीज़ है। अब इतनी देर में तो चीज़ सीख ही गए होंगे ना कि जो लाइन ए बी के ज्वाइनिंग वी शेप होता है उसको उठा के थोड़ा सा ऊपर बना दिया करिए, उठा के क्या करिए, ऊपर बना दीजिए ऐसे, और इसको ऐसे, ठीक, छुड़ा दीजिए, सीधे करंट ऐसे निकल जाएगी, ठीक। अब जब इसको ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, तो ये आर आर किस में हो जाएगा, सीरीज में, ये आर आर किस में हो जाएगा, सीरीज में, ठीक है। तो आर आर का सीरीज 2R, आर आर का सीरीज 2R, और 2R और R फिर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो 2R और R का पैरेलल क्या होता है, 2R/3, इसका भी हो जाएगा 2R/3। यानी इस स्ट्रक्चर को आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं 2R/3, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं 2R/3 कह सकता हूँ। अब जरा देखिए, इस जंक्शन को अगर मैं C बोलूँ, इस जंक्शन को अगर मैं D बोलूँ, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जस्ट सबसे पहले क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया, एकदम पहला जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। तो इसमें फिर से क्या होगा, कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया, ये करंट क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, इसमें आएगा, ऐसे होकर इसमें चला जाएगा, मतलब ये यहाँ से भी कॉन्टैक्ट छूट के कुछ ऐसा बन जाएगा। जब ये ऐसा बन जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट 2R/3 आएगा, तो 2R/3 ये R और ये R, तो 2R/3 R, ठीक। कॉन्टैक्ट छूट जाने के बाद ये 2R/3 किस में हो जाएगा, सीरीज में, तो 2R/3 कितना हो जाएगा, 4R/3। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका इक्विवेलेंट जो भी है। क्लियर है, मेरी बात समझ गए। मुझे मतलब नहीं था, मुझे मतलब है ये कि इस इक्वेशन को मैं इसमें कन्वर्ट करूं, फिर इस स्ट्रक्चर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। कोई डाउट, ओके, चलिए ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक पूरा मिरर सिमेट्री चल रहा है, क्यों, आपके सामने है। जैसा इधर स्ट्रक्चर वैसा इधर से देखिए और इधर से देखिए, अगर एक जैसा स्ट्रक्चर देखिए मतलब मिरर स्ट्रक्चर है, मिरर सिमेट्री है, ठीक। अब बात आता है सेवेंथ क्वेश्चन। अब जरा देखिए, ए साइड से देखेंगे, अब ये स्ट्रक्चर और कहाँ गया, ये वाला स्ट्रक्चर एक जैसा है, ये और ये एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल बदल गए। यहाँ पे टर्मिनल ए और बी था इधर, अब यहाँ पे टर्मिनल क्या हो गया, तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री थी। अब इसी टर्मिनल को मैंने क्या बोल दिया, ए यहाँ और बी यहाँ हो गया, इधर से खिसक के यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब ये मिरर सिमेट्री नहीं रह गया। इधर से देखिए, इधर से ए जैसा देखने पे, सब बी की साइड से देखने पे है क्या, नहीं है, तो अभी मिरर सिमेट्री नहीं है। तब कैसी सिमेट्री है, तो वही अपसाइड डाउन साइड देखिए, ए बी के लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ए बी के लाइन ज्वाइनिंग के नीचे स्ट्रक्चर है। देखिए इसके ऊपर ये 3 ऐसे हैं तो इसके नीचे भी 3 है, ये R, तो ये भी R। अगर ये 2R होता तो ये भी अगर 2R होता, मतलब मेरी बात समझ गए ना, जैसा ऊपर स्ट्रक्चर है वैसा नीचे स्ट्रक्चर है।
हाँ, तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हो, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी स्ट्रक्चर में मिरर सिमेट्री ना रहे और अब लाइन ज्वाइनिंग टर्मिनल के अप साइड एंड डाउन साइड, मतलब कि बोथ साइड, चाहे वो दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने का मतलब है ए बी के टर्मिनल को आप ज्वाइन करिए, उसके बोथ साइड, वो बोथ साइड अप साइड डाउन साइड भी हो सकता है, राइट लेफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मिरर सिमेट्री के अलावा अगर आपके सामने मिरर सिमेट्री आपको ना दिखे, उसके अलावा आपने क्या कहा, टर्मिनल को एक इमेजिनरी लाइन खींच दो, उसके दोनों साइड अगर एक जैसे स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्यों कहते हैं? इस जंक्शन को उठाइए और उठा के इस जंक्शन के ऊपर पलट दीजिए, ऐसे ऐसे इस लाइन के क्रॉस उठा के पलट देंगे, तो पलट देंगे तो ये सब एक दूसरे के जैसे आइडेंटिकल ओवरलैप कर जाएंगे ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगा, मतलब एक जैसे दोनों, ये इसके साथ चिपक जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, तो इसलिए कहता है फोल्डिंग सिमेट्री, मतलब एक दूसरे ऊपर फोल्ड कर दो और दोनों एक जैसे आइडेंटिकल हो जाए, दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए इधर से करंट कुछ गया, इधर से करंट मान लीजिए आई गया, आई, इधर मान लीजिए आई डैश गया, तो इधर भी आई जाएगा। क्यों आई जाएगा? क्यों? क्योंकि सिंपल, जैसा ऊपर स्ट्रक्चर वैसा नीचे स्ट्रक्चर, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था। अब देखिए, इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलूंगा और इस पॉइंट को भी अगर मैं सी बोलूंगा तो कहना गलत नहीं है। इसके दो कारण हैं, एक सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, ये जंक्शन इसके साथ ओवरलैप कर गया, मतलब ये दोनों जंक्शन आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, जैसा ऊपर वैसा नीचे। और दूसरा चीज क्या है, यहाँ का पोटेंशियल ए है, वी ए, और इसमें भी करंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आई आर आर, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आर, आई इंटू आर, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेम होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ए वी ए माइनस आई आर कहाँ पहुंच गया, वी सी, यहाँ का भी पोटेंशियल वी ए माइनस आई आर कहाँ पहुंच गया, वी सी, इसलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज देखिए, फोल्डिंग सिमेट्री, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया कि ये सी है तो ये सी क्यों है। फोल्डिंग सिमेट्री में सबसे बेटर है, टर्मिनल को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करके उसके क्रॉस फोल्ड कर दीजिए, और जब फोल्ड करेंगे तो जो जो जंक्शन एक साथ ओवरलैप कर जाएं, वो उन सारे जंक्शनों का नाम आपको सेम रख देना। जैसे अगर इसको सी बोला तो इसको भी सी बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को, इसको मैंने बोल दिया मान लिया डी है, ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा रिफॉर्म कर दूं, ए को ए, बी तो बी ही है, डी डी है, और सी को मैंने यहाँ पे सी एक जगह रख दिया। ठीक, अब देखिए, ए और सी के बीच में एक रजिस्टर, ए और सी के बीच में दो रजिस्टर, तो ए और सी के बीच में मैंने दो रजिस्टर जोड़ दिया। बी एंड सी के बीच में दो रजिस्टर, तो बी एंड सी के बीच में दो रजिस्टर जोड़ दिया मैंने। ठीक है, सी एंड डी के बीच में एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, मैंने दो रजिस्टर जोड़ दिया। ऐसा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाया है। ठीक है, जंक्शन ज्वाइन करके फिर इस तरह। अब देखिए, ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। जब पैरेलल में हो गए तो सिंपल, आर आर का आर बाई टू, इसका आर आर का आर बाई टू, इसका आर आर का आर बाई टू, यानी आपका इक्विवेलेंट कैसा आएगा, आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू। ठीक है, अब आपको किसके क्रॉस चाहिए, ए बी के क्रॉस चाहिए नेट रेजिस्टेंस। अब ए बी के क्रॉस चाहिए तो सिंपल, अब ये देखिए, ये आर और आर बाई टू किस में, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो आर और आर बाई टू का सीरीज क्या होगा, 3r/2। ठीक, और 3r/2 और r/2 फिर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और पैरेलल के बाद जो इक्विवेलेंट आएगा 3r/2 और r/2 का, वो आएगा ये कितना, 8r/3। अब 8r/3 और 3r/2 आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ठीक, सीरीज, और ये आर का आर ही रहेगा, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा फिर उसके साथ जो आएगा उसके साथ आप क्या करेंगे, पैरेलल इक्वेशन लगा के सॉल्व करके इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, चेक कर लीजिएगा, 7r/15। ठीक है, इतना ही आना चाहिए, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, तो दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कितना है, 7r/15। मुझे मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब मैं डायरेक्ट इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच के चला हूँ कि आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। मेरा काम था इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करवाना। ठीक है, इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करना सीख गए। दूसरी चीज, इसी चीज को लोग शॉर्टकट बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ये शॉर्टकट नहीं है, कॉमन सेंस है। क्या बोलते हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री के टाइम जो जो रजिस्टर ओवरलैप कर गए उनको हाफ लिख दो, उनको क्या लिख दो, हाफ लिख दो। और ये ऑब्वियस है, जो जो रजिस्टर ओवरलैप कर जाएंगे वही सब तो यहाँ पे पैरेलल में, और जब पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है तो क्या हो जाता है, आर आर का इक्विवेलेंट r/2। अगर यहाँ पे 3r रहता है, यहाँ भी 3r रहता, तो 3r दोनों पैरेलल में होते तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाता, 3r/2। तो इसी चीज को लोग शॉर्टकट में रटवाते हैं कि जब भी फोल्डिंग सिमेट्री हो और जो जो रजिस्टर आपस में ओवरलैप कर जाए उसको बिना सॉल्व किए डायरेक्ट क्या लिख दो, r/2। ठीक है, इतना तो बच्चा रट लेता है, लेकिन क्या करता है, आपका इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में बदलना सीख नहीं पाता है। ठीक, और सीख भी गया तो अच्छी बात है। देखिए पलट कैसे, देखिए ये दोनों एक जैसे फोल्ड हो जाएंगे, तो ये 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, ये r तो इसको r/2 लिख दिया, ये r तो इसको r/2 लिख दिया, ये r तो इसको मैंने क्या लिख दिया, r/2। अब जरा देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये
और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, बस क्या है, इसको जब इसके ऊपर आप पलट देंगे तो आर आर दोनों आपस में पैरेलल, ये आर आर पैरेलल, ये आर आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा, सबके सब हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को फोल्डिंग सिमेट्री में रटवा देता है लोग, क्या बोलते हैं कि जो जो ओवरलैप रजिस्टर कर जाए उसका हाफ लिख दो। तो सही बात है, जब ओवरलैप कर गया तो मतलब पैरेलल में हो गया ना, पैरेलल में हो गया मतलब उसको डायरेक्ट हाफ लिख दीजिए। ठीक, जो लोग समझ गए अच्छी बात, जो लोग नहीं समझे कोई बात नहीं। हाँ एक बात और, ये जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ये रेयरली ही आपके बोर्ड में आएगा। मिरर सिमेट्री देखिए, मिरर सिमेट्री हर जगह पूछता है, मिरर सिमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिरर सिमेट्री नीट में पक्का पूछता है, बोर्ड में पक्का पूछता है, जेई मेंस में, एडवांस में, हर जगह वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मिरर सिमेट्री के बाद जब फोल्डिंग सिमेट्री की बात आती है तो थोड़ा कम, नीट वाले बच्चे मतलब उतना नहीं पूछता, मतलब चांसेस हैं पूछने के लेकिन 5%, 95% चांस मिरर सिमेट्री पूछने का है। ठीक है, ओके चलिए, मतलब अब अगर आपको अभी से क्वेश्चन, अगर ये सब चीजें समझ में ना भी है तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना पूछेगा नहीं, और पूछ भी लिया तो आप समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही चीज है। अब जरा देखिए, ये ए और बी, अब ए के और बी के इधर से देखिए ऊपर से और डाउन साइड से देखिए, दोनों एक जैसे नहीं है, इधर से जैसा वैसा इधर से नहीं है। ठीक है, तो मतलब मिरर सिमेट्री नहीं है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये फोल्डिंग सिमेट्री, मैंने क्या कहा, ऐसे देख लो, एक इमेजिनरी लाइन मैंने खींच दिया। अब इमेजिनरी लाइन खींच दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर जैसे स्ट्रक्चर वैसे इधर स्ट्रक्चर है। मैंने कहा गुड, ठीक। अब बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर नहीं ये मिरर सिमेट्री क्यों नहीं है। आपने तो अभी जस्ट कहा था कि ये लाइन खींचने पे, ठीक, जैसा इधर वैसा इधर तो मिरर हो गया ना। मैंने क्या कहा था, जिस टर्मिनल्स के क्रॉस, जिस टर्मिनल के क्रॉस आपको फाइंड आउट करना है उसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन खींचो, मतलब ऐसे खींचते तो जैसा इस साइड दोनों साइड होता तब ये मिरर सिमेट्री होता। मेरी बात समझ गए, याद है ना पीछे परपेंडिकुलर कहा था, तो यहाँ पे ए और बी के क्रॉस तुम्हें चाहिए, तो ए और बी के क्रॉस अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो ये मिरर होना चाहिए, और इस मिरर में क्या होगा, नीचे ऊपर दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो ये मिरर सिमेट्री नहीं है। समझ गए, ये क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है, जिस टर्मिनल के क्रॉस चाहिए उसको एक इमेजिनरी लाइन खींचिए और दोनों साइड फोल्ड करके देख लीजिए। और सही बात है, इस चीज को अगर मैं बोलूंगा ये पॉइंट सी है तो ये भी पॉइंट सी हो जाएगा, इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ये अगर पॉइंट डी है तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, डी इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर पॉइंट सी है और ये अगर पॉइंट सी है तो इन दोनों के बीच में जो रजिस्टर है ये आर, इसके दोनों टर्मिनल पोटेंशियल सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब करंट जीरो तो इस रजिस्टर का कोई काम नहीं। उसी तरह ये डी और ये डी के बीच में ये आर है, इसका भी कोई काम नहीं। ठीक है, तो इन दो रजिस्टर को मैं निकाल के फेंक दूंगा तो फिर मेरा डायग्राम क्या हो जाएगा, ये सी वाले को मैंने निकाल दिया और ये दोनों डी वाले को निकाल दिया। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, ये और ये मैंने निकाल के फेंक दिया। क्यों निकाल के, क्योंकि दोनों में सी सी है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ये डी डी है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट भी जीरो, इसलिए दोनों को निकाल के मैंने फेंक दिया। अब देखिए, ये आर आर आर, ये तीनों सीरीज में, ये आर 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 सीरीज में, ठीक, तो 3R और आर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा ये तीनों पैरेलल, तो कितना जगह आर इक्वलेंट, आर ए भी आ जाएगा 3R/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। ओके, कोई डाउट, गुड। मिरर सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री अभी भी क्लियर है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जिस टर्मिनल के क्रॉस पूछे उस टर्मिनल के लाइन ज्वाइनिंग के अगर आप परपेंडिकुलर मिरर ड्रॉ करते हैं और उस टाइम अगर सिमेट्री दिखती है तब वो होगा मिरर सिमेट्री। और उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अगर आपको सिमेट्री दिख जाए दोनों साइड, चाहे अप डाउन हो चाहे लेफ्ट राइट हो, तो उसको फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं। मेरी बात समझ गए, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर मिरर खींचो, उस टाइम जो सिमेट्री दिखे दैट इज मिरर, और लाइन ज्वाइनिंग को अगर मिरर मान के देखो तो उसको क्या बोलते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, गुड। अभी तक आपने पढ़ लिया मिरर सिमेट्री। अब ये दो क्वेश्चन थे फोल्डिंग सिमेट्री। अब जो मैं क्वेश्चन दिखाने जाऊंगा वो होगा ये है डायगोनल सिमेट्री। अब डायगोनल सिमेट्री क्या होती है जरा ध्यान से देखिए। देखने तो सब आप बोलेंगे सीरीज पैरेलल तो नहीं है, वीटी स्टोन ब्रिज है क्या, मैंने कहा एक बार क्रॉस चेक कर लो। तो आपने क्या कहा था, दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। वीटी स्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या था, 5 रजिस्टर मिनिमम हो, हर जंक्शन पे 3 ब्रांच, और अपोजिट साइड का रजिस्टर का सम सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 ब्रांच, यहाँ पे 3 ब्रांच, यहाँ भी 3 ब्रांच, यहाँ भी 3 ब्रांच, और 5 रजिस्टर भी है। और अपोजिट साइड का सम मतलब दिस इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, और 10 इंटू 10 100 हो गया। मतलब सेम नहीं है, मतलब वीटी स्टोन ब्रिज नहीं है। मैंने कहा ठीक है, सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, वीटी स्टोन ब्रिज भी नहीं है, तो चलो मिरर सिमेट्री देख लेते हैं। मिरर सिमेट्री के लिए मैंने क्या कहा, ए और बी के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अगर दोनों साइड सेम आ जाए तो मिरर,
तो अगर इस चीज को मैं मिरर मानूं तो इधर 5 है इधर 10 है, और इधर 10 है इधर 5 है, मतलब मिरर सिमेट्री भी नहीं। मैंने कहा कि चलो फोल्डिंग सिमेट्री देख लेते हैं। मैंने कहा फोल्डिंग क्या होता है, ए बी के क्रॉसिंग, इसी को तुम क्या मान लो मिरर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो अब इधर 5 है तो उधर भी 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नहीं, यहाँ पे तो 10 है। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है। तो ना ही ऐसे सेम है, ना ही ऐसे सेम है, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज है, ना ही सीरीज है, ना ही पैरेलल है। ठीक, तो ना ही ये सीरीज है, ना ही पैरेलल है, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज है, ना ही मिरर सिमेट्री है, ना ही फोल्डिंग सिमेट्री। तब कौन सी सिमेट्री है, डायगोनल सिमेट्री है। डायगोनल सिमेट्री क्या होती है जरा देखिए, इधर से उधर देखने में एक ही जैसा लग तो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा इंटरचेंज क्या हो गया, ये 5 ओम ऊपर था तो ये 5 ओम नीचे हो गया, ये 10 ओम ऊपर होगा तो 10 ओम नीचे। मेरी बात समझ गए, बस इसमें यही अंतर है। मतलब देखने में दोनों एक ही जैसे हैं, बस अंतर हो गया उलट फेर। इधर जो था डायगोनली इसका इधर हो गया, ये डायगोनली इधर पर, मतलब इधर जो था ये इधर हो गया, इधर तो इधर हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल सिमेट्री। अब ये डायगोनल सिमेट्री में भी सिंपल, हर जगह कोई भी सिमेट्री हर जगह करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखिए क्या होता है, जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में पक्का पूछता है, क्योंकि इसमें कोई आपका सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज इन सब का कोई शॉर्टकट नहीं लगता है। इसमें पूरा का पूरा बेसिक किरचॉफ्स लॉ लगता है, और उसको सॉल्व करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब सीखिए कैसे होता है, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैंने बोला यहां से करंट मैंने आई फ्लो करवा आई, तो आप कहोगे सर इधर जाएगा I1, ठीक, इधर जाएगा I2। मैंने कहा ठीक है, गुड। अब जरा देखिए, इधर अगर I1 गया, इधर क्या गया I1, इस I2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर आ रहा है I1, इधर जा रहा है, सॉरी आ रहा है I, जा रहा है I1, तो इधर पक्का बचेगा I माइनस I1, सिंपल। इधर से आ रहा है I, इधर जा रहा है I1, तो इधर कितना बचेगा I माइनस I1 ही तो इधर जाएगा। सिंपल ऐड करके देख लो ना, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो I माइनस I1 प्लस I1, तो I1 कट का I ही बचेगा ना। ठीक है, तो इधर अगर मैंने माना I है, इधर जरा I1, तो इधर कितना जाएगा I माइनस I1। ये मेथड याद रखिएगा। अब जरा देखिए, ड्यू टू डायगोनल सिमेट्री, अगर इधर से I1 जा रहा है तो इधर से भी I1 जाएगा, और इधर से अगर I माइनस I1 आया तो इधर से भी I माइनस I1 आएगा। ठीक है, अब इधर पहुंचा I1, ठीक, इधर गया कितना I माइनस I1। तो अगर मैं पूछूं यहां कितना होगा, यहां, तो आप बोलेंगे सर 2I1 माइनस I, 2I1 माइनस I, इसको C बोल दो, इसको D बोल दो। करंट इन CD क्या हो जाएगा 2I1 माइनस I। अब बोलोगे सर कैसे, कोई दिक्कत नहीं, जरा देखिए ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस चीज को अगर मैं I डैश बोल दूं, क्या बोल दूं I डैश, इस चीज को क्या बोल दूं, इसको, इसमें करंट I डैश बोल दिया, तो सिंपल आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो आ रहा है कितना I1, जा रहा है कितना I माइनस I1 प्लस I डैश। इस करंट को मैंने इस CD टर्मिनल में मैंने बोल दिया I डैश, CD में मैंने क्या बोल दिया I डैश। ठीक है, अब यहाँ से I डैश की वैल्यू देखिए सॉल्व करें कितना आ रहा है, ये माइनस I1 इधर जाएगा तो 2I1 हो जाएगा, तो I डैश की वैल्यू यहाँ से कितना है 2I1 माइनस I। ठीक है, इसी चीज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। मेरी बात समझ गए कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं समझे, जरा देखो। ये B है, ये A है, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये भी 5 ओम, ये क्या है 10 ओम, ये 5 ओम। ठीक, मैंने कहा करंट इधर से मान लो I आया, इधर गया I1। ठीक, अब इसमें कितना जाएगा, तो सिंपल मान लो तुम्हें नहीं पता, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I माइनस I1, ये हो जाएगा I माइनस I1। जंक्शन रूल मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से मैंने लिखा है। अरे आने वाले इक्वल टू जाने वाला दोनों को ऐड करके देख लो, I ही आएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, डायगोनल सिमेट्री, जितना इधर से I1 जा रहा है मतलब इधर से I1 आएगा, और इधर से I माइनस I1 मतलब इधर से I माइनस I1 आएगा। ठीक, इसको C बोल दो, इसको D बोल दो। अब अगर CD में मैंने बोला I डैश, क्या बोला I डैश, क्या बोला I डैश, तो I डैश करंट कैसे निकलेगा, सिंपल, इधर से I1 है, ठीक, इधर जा रहा है I डैश और इधर जा रहा है सिंपल I माइनस I1, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो आ रहा है कितना I1, जा रहा है कितना I डैश प्लस I माइनस I1। अब यहाँ से I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2I1 माइनस I, यहाँ पे I डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2I1 माइनस I। ठीक है, क्लियर है, अब कोई दिक्कत, चलिए गुड। अब देखिए यहाँ सिमेट्री है, देखिए अगर मैं बोलूंगा
कि यहाँ किरचॉफ्स लॉ हम किस ए और बी के टर्मिनल के बीच में मुझे किरचॉफ्स लॉ के लिए कितने पाथ हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 4। मैंने कहा कैसे? आप बोलेंगे सर ए से चलिए ऐसे घूमते घूमते यहाँ बी तक पहुँच जाइए। मैंने कहा गुड, 1 पाथ। यहाँ से जाके यहाँ पहुँच जाइए। मैंने कहा 2 पाथ। सर आप ऊपर से आके ऐसे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 3 पाथ। मैंने कहा सर आप ऐसे जाके ऐसे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है गुड, 4 पाथ। ठीक, लेकिन ड्यू टू सिमेट्री होने की वजह से क्या होता है, ये 4 पाथ से आप जो भी इक्वेशन लिखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, आप ऊपर वाले से जो इक्वेशन लिखेंगे और नीचे वाले से जो इक्वेशन लिखेंगे, दोनों से सॉल्व करने के बाद दोनों एक ही जैसे इक्वेशन आएंगे। मैं बोल नहीं रहा हूं तो आप क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। अप साइड से जो इक्वेशन मिलेगा और डाउन साइड से जो इक्वेशन मिलेगा, दोनों से सेम ही इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि सिमेट्री है। मेरी बात समझ के करके देख लीजिएगा, मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप ये z वाले फॉर्मेट में जाएंगे, दोनों साइड से जो भी फाइनल इक्वेशन मिलेगा दोनों से सेम ही मिलेगा। इसीलिए कुल मिला के ये 4 लूप होते हुए भी, 4 पाथ होते हुए भी, लेकिन आपको इफेक्टिवली कितना ही इक्वेशन मिलेगा, केवल 2 इक्वेशन मिलेगा। लेकिन आपको कितने इक्वेशन चाहिए होते हैं टोटल कितने चाहिए? यहाँ पर नोन कितने हैं? यहाँ पे 2 ही नोन है। कौन कौन से? आई और I1। सारा करंट तो आई और I1 के ही फॉर्म में है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 नोन है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। मान लो इसका इक्विवेलेंट कुछ हुआ, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में करंट ये आई, क्योंकि यहाँ से आई है, और इसका इक्विवेलेंट मान लो आर इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं बोलूँगा VA माइनस VB कितना होगा, तुम बोलोगे सर I इंटू आर इक्विवेलेंट। सिंपल, V इक्वल टू आई आर। VA माइनस VB क्या होगा? I इंटू आर। ठीक, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इस पाथ को चूज करता हूं, इस पाथ को। तो ए से चला, ऐसे चल के मैं यहां तक पहुंचता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? VA चले करंट के डायरेक्शन में घटेंगे तो कितना है? माइनस I1 इंटू 5। फिर चले सॉल्व किए, फिर यहाँ पे आया कितना करंट के डायरेक्शन, तो माइनस I1 इंटू 10। कहाँ पहुँच गया? VB। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिला? VA माइनस VB को इधर, इसको इधर भेजो तो क्या मिलेगा? 5I1 प्लस I माइनस I1 इंटू 10। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 10I माइनस 5I1। ये होगा VA माइनस VB। ठीक है, ये ये यहाँ से जो मैंने लिखा है इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। VA माइनस VB कितना आ गया? ये, इसको मैंने पहला इक्वेशन बोल दिया। ठीक, अब एक बार मैंने क्या कहा, अब मैंने क्या कहा था, अप साइड से लिखो चाहे डाउन साइड से, दोनों से सेम ही इक्वेशन मिलेगा, इसलिए मैंने डाउन साइड से नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इस पाथ को चूज करूंगा, ये Z वाले पाथ को। तो Z वाले जब पाथ को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? VA चले माइनस I1 इंटू 5, फिर इधर चले करंट के डायरेक्शन में घटेंगे तो माइनस 2I1 माइनस I इंटू 5, फिर चले माइनस 5I1। कहाँ पहुँच गए? VB पे। ठीक है, अब यहाँ से VA माइनस VB को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, VA माइनस VB को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये आ जाएगा I1 इंटू 5 प्लस 2I1 माइनस I इंटू 5 प्लस 5I1। अभी 5I1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए VA माइनस VB को क्या लिख सकता हूं मैं? VA माइनस VB को I इंटू आर इक्वलेंट में लिख सकता हूं। हाँ, अच्छा देखिए, जरा देखिए क्या बोले, हाँ अब जरा देखिए, यहां से ध्यान से अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा सॉल्व करवा ही देता हूं मैं। इधर देखिए, मेरा एक इक्वेशन मिला था अभी जस्ट सॉल्व करने पे, VA माइनस VB इज इक्वल टू 10I माइनस 5I1। ठीक, और दूसरा इक्वेशन मिला है VA माइनस VB इज इक्वल टू 10I1 प्लस 10I1 माइनस 5I। ठीक है, तो ये जाएगा 20I1 माइनस 5I। ठीक, अब जरा देखिए VA माइनस VB, एक इक्वेशन ही है। अब देखिए जरा, इसमें से इसको मैं अगर कैसे बोलूं,
हाँ ज़रा ध्यान से देखिए, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू 4 कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 4va माइनस वीबी, 4va माइनस वीबी इज इक्वल टू 40i माइनस 20i1, ठीक, 40i माइनस 20i1। अब ज़रा देखिए इस इक्वेशन, मतलब ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन में अगर आपने क्या किया, 20i1 और यहाँ माइनस 20i1 है, ठीक, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ 20i1 20i1 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, दोनों को ऐड करने पे क्या बचेगा, 5 इंटू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 40 और प्लस 5 14 मतलब 35, ये बचेगा 35i, ठीक है। अब 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 7 बचा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, वी ए माइनस वी बी बाई आई इज इक्वल टू 7। अब ज़रा इस जगह देखिए, यहाँ आर इक्विवेलेंट को क्या ले सकते हैं, वी ए माइनस वी बी बाई आई लिख सकते हैं कि नहीं, आर इक्विवेलेंट को क्या ले सकते हैं, वी ए माइनस वी बी बाई, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना होगा, वी ए माइनस वी बी आई, और यहाँ पे वी ए माइनस वी बी आई की वैल्यू कितनी है, 7, यानी आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया, 7 ओम। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। मेरा जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल में मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मुझे तरीका बताना था, ठीक है। आपने तरीका समझ लिया, और जो भी है इधर उधर करके आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 7 ओम, ठीक है, मुझे करना था इसलिए मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, ये देखिए अभी भी डायगोनल सिमेट्री, क्यों, जैसा इधर से वैसा इधर से नहीं, देखिए इधर ऊपर 10 है, इधर नीचे 10, इधर 5, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर से देखने पे एक ही जैसा, बस क्या है थोड़ा सा फर्क चेंज होगा, ऊपर 10 तो नीचे 10, इधर 5 तो इधर 5, ठीक। अब देखिए क्या होगा, आप जो भी करंट इधर देंगे, मान लीजिए I1, वो इधर से आएगा, जो करंट इधर से देंगे वो इधर से आएगा। अब यहाँ से जो करंट जाएगा वो चुपचाप यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब ये वाली जो करंट है 5 ओम वो सीधे निकल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको अलग दिख रहा है, क्या, इस 5 ओम और इस 5 ओम से जो भी करंट जाएगा वो सीधे भाग जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मजबूरी है इसकी, क्या हो रहा है, यहाँ से जो भी घुसेगा और यहाँ उसको वहीं आना, इसका मतलब सीधे निकल जाएगा, ठीक। अब ये जब सीधे ही निकल जा रहा है तो इस सर्किट में इसका कोई काम नहीं, इसको आप निकाल के बाहर से भी बना सकते हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ए बी टू पॉइंट फाइव, ये भी 2.5, ये भी 2.5, और इन दो 5 ओम को मैंने ऊपर से बना दिया, 5 ओम और 5 ओम, 10 5 5 और 10। अब ज़रा देखिए 2.5 किस में, सीरीज में है, 2.5 किस में, सीरीज में है, ठीक, और ये 5 किस में, सीरीज में। अब ज़रा देखिए इसके स्ट्रक्चर को मैं और थोड़ा अच्छे से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ऐसा, ये 10 5 10 5 और 5 और ये 10, ठीक। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जस्ट मैंने पीछे सॉल्व किया था सॉल्व किया था, अभी पीछे कितना है, 7 ओम आया था, तो इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऊपर वाला 10 ओम और नीचे वाला 7 ओम, पीछे सॉल्व किया था, तो इसको जब सॉल्व करें तो आर ए बी आएगा कितना 70/17 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। तो अभी तक मैंने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कितने स्ट्रक्चर पढ़ लिए, 3 स्ट्रक्चर, कौन कौन से, मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री एंड डायगोनल सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री आसान था, फोल्डिंग सिमेट्री भी आसान था, और जो डायगोनल सिमेट्री होती है उसमें कुछ नहीं लगता, उसमें आपको क्या लगता है, पूरा बेसिक आपको किरचॉफ्स लॉ से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो किरचॉफ्स लॉ वाला आपको अगर अच्छे से नहीं आता तो उसको देखिए, ये इक्वेशन मैंने लिखा ना, ये इक्वेशन अगर आपको लिखने आ गया तो आप बाकी सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये सब इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के उसके हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है वो भी 3-3 4-4 नंबर में, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा इतना इक्वेशन करके सॉल्व नहीं करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा मिसलिनियस, मतलब इससे थोड़े और कठिन, जो कि ना ही सीरीज, ना ही पैरेलल, ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज, ना ही मिरर सिमेट्री, ना ही फोल्डिंग सिमेट्री, और ना ही डायगोनल सिमेट्री, वो कुछ नहीं होंगे। तब वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल 2 तरीका होता है, एक आपका किरचॉफ्स लॉ जो कि हर जगह एप्लीकेबल है, वो उसी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी जस्ट मैंने ये किया है, और दूसरा होता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन।
स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं, स्कूल में इसमें गलती से भी मत करिएगा, आपको शॉर्टकट के लिए मैं बस पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप इस जगह भी लगा सकते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को। लेकिन ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपके स्कूल में वो काट देगा टीचर। क्यों? क्योंकि उसको सिलेबस में ही नहीं, तो बोलेगा कहाँ से आप पढ़ लिए, वो एक्चुअल में इंजीनियरिंग का है, आप फर्स्ट ईयर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।